Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to with ordinance Supreme Court judges stand up. So first points related to article. So increase in the number of Supreme Court judges. So the President of India issued an ordinance to raise the number of Supreme Court judges from 37 to 37 एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ने इशू किया है ऑर्डिनेंस को, जिससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा फ्रॉम 33 टू 37, और इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको हटाकर एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो जो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकम 38 इंक्लूडिंग द CJI अप फ्रॉम 34। अगर ये नंबर्स को अगर बढ़ा दिया गया तो टोटल कितनी स्ट्रेंथ हो गई सुप्रीम कोर्ट, 38 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 34। सेकेंड पॉइंट, वाई वॉज द ऑर्डिनेंस इशू। तो ऑर्डिनेंस को क्यों इशू किया जाता है? जो गवर्नमेंट ने कहा, जो इमीडिएट एक्शन, जो हमको इंस्टेंट एक्शन की जब रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ नॉट सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस को यूज़ किया जाता है फॉर अर्जेंट लॉ मेकिंग अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मूव। तो मेन रीज़न क्या है बिहाइंड दिस मूव? टू रिड्यूस द ह्यूज बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मेन रीज़न ये है, जो पेंडिंग केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पड़े हुए हैं उसको रिड्यूस करने में। और सेकेंड, पेंडिंग केसेस हैव क्रॉस्ड 93,000। जो पेंडिंग केसेस हैं उन्होंने 93,000 केसेस क्रॉस कर दिया है, जो क्रिएट करता है प्रेशर ऑन जुडिशल सिस्टम पर। 4 पॉइंट, व्हाट चेंज इन द लॉ। तो लॉ में क्या चेंज किया गया है? अमेंडमेंट मेड इन द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। तो अमेंडमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में, जो लीगल लिमिट है ऑफ जजेस चेंज फ्रॉम 33 टू 37। 5 पॉइंट, हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ। तो कब कब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ाया गया है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर ऑफ जजेस थे? एक तो CJI था प्लस मैक्सिमम 7 जजेस थे। तो कब कब बढ़ाया गया? बाद में 1950 में 7 हुए, 1956 में 10 किए गए, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, 2009 में 30, 2019 में 33 एंड 2026 में 37। 6 पॉइंट, ऑर्डिनेंस वैलिडिटी। तो ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहता है? जो ऑर्डिनेंस होता है वो इफ़ेक्टिव रहता है अंटिल 6 वीक तक, जब तक पार्लियामेंट को फिर से रिकन्वीन ना किया जाए, मतलब फिर से पार्लियामेंट की सिटिंग ना स्टार्ट हो, अनलेस अप्रूव्ड अर्लियर। सेकेंड, पार्लियामेंट कैन रिजेक्ट इट। पार्लियामेंट को इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और प्रेसिडेंट में ऑल्सो विड्रॉ इट, और प्रेसिडेंट इसको वापस भी ले सकता है। 7 पॉइंट, गवर्नेंस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो गवर्नेंस की जो ऑर्डिनेंस पावर होती है वो क्या होती है? जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123, जब स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट सेशन। जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती, अगर वो सेशन में ना हो तो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस को इशू करता है अंडर आर्टिकल 213। 8 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन रिपीटेड ऑर्डिनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या रहा है ऑन रिपीटेड ऑर्डिनेंस पर? तो कोर्ट ने कहा है जो रिपीटेड रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंस होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, और उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। तो रीप्रomulgation मतलब होता है कि जब आप ऑर्डिनेंस को लगातार अगेन एंड अगेन उसको इशू करें विदाउट गेटिंग अप्रूवल बाय द लेजिस्लेचर। 9 पॉइंट, इंपॉर्टेंट केसेस फॉर एग्जाम। सो DC वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था रिपीटेड ऑर्डिनेंस रिन्यूअल पर। उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जब दोबारा ऑर्डिनेंस को इशू करते हो विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय द लेजिस्लेचर, तो वो वीक कर सकता है डेमोक्रेसी को और लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। द लास्ट, करंट सिग्निफिकेंस, इंक्रीजिंग जजेस स्ट्रेंथ में हेल्प स्पीड अप केसेस डिस्पोजल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के नंबर्स को जजेस को इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे क्या होगा, उनको हेल्प होगी स्पीड अप केस डिस्पोजल, जल्दी केसेस को सॉल्व कर पाएंगे जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनको ये कहना है कि जो जुडिशियल वैकेंसीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोअर कोर्ट रिफॉर्म ऑल्सो नीडेड।
मतलब जो वैकेंसीज़ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब हमारी जुडिशरी का, और लोअर कोर्ट्स में भी रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। एंड द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू ओस्लो एग्रीमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू आर्टिकल, इंडियाज़ आर्किटिक प्रेजेंस इज ग्रोइंग। तो इंडिया की जो आर्किटिक प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ रही है। तो इंडिया बन चुका है ऑब्जर्वर इन द आर्किटिक काउंसिल इन 2013, जो शो कर रहा है इट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन आर्किटिक गवर्नेंस और क्लाइमेट इशू। जो इंडिया की आर्किटिक पॉलिसी है वो कंबाइन है विद साइंस, क्लाइमेट कंसर्न एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, इंडियाज रिसर्च फुटप्रिंट इन द आर्किटिक रीजन। तो इंडिया ने बनाया है बिल्ट साइंटिफिक प्रेजेंस थ्रू कैसे, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे, इंडिया आर्क अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, आर्किटिक एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट रिसर्च जो इंडिया से जुड़े हुए हैं। थर्ड पॉइंट, वाई द आर्किटिक मैटर्स टू इंडिया। इंडिया के लिए आर्किटिक क्यों मैटर करता है? क्योंकि जो आर्किटिक है वो लगातार वार्मिंग हो रहा है मच फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज, जो अफेक्ट कर रहा है वेदर सिस्टम को। जो मेल्टिंग आर्किटिक आइस है वो मे भी इन्फ्लुएंस कर सकती है इंडिया के मॉनसून पैटर्न को, सी लेवल को और कोस्टल रीजन। पॉइंट, आर्किटिक चेंजेस कैन इम्पैक्ट इंडिया। जो आर्किटिक में चेंजेस है उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? लॉस ऑफ पोलर आइस इज लिंक्ड विद irregular monsoon behavior, rising sea level, and threats to ports, islands and coastal infrastructure। तो अगर आर्किटिक रीजन में या लगातार जैसे आइस मेल्ट हो रही, अगर वो चेंजेस आते रहे आर्किटिक रीजन में, तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट डालेगा? एक तो लॉस ऑफ पोलर आइस लिंक क्या करता है, किससे करता है? जो इरेगुलर मानसून बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा, राइज करेगा सी लेवल को, और थ्रेट्स कहाँ होगा? पोर्ट्स में, आइलैंड्स को और कोस्टल रीजन्स में। 5 पॉइंट, आर्किटिक काउंसिल। तो की फैक्ट्स अबाउट आर्किटिक काउंसिल। द आर्किटिक काउंसिल है उसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। जो मेजर डिसीजन होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है कंसेंसस एमंग मेंबर्स कंट्रीज़। मतलब जितनी कंट्रीज़ होती हैं अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो सबकी सहमति इम्पॉर्टेंट होती है, तभी डिसीजन को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। 6 पॉइंट, ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्किटिक काउंसिल। जो ऑब्जर्व कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, उसको इंडिया ऑब्जर्वर कंट्रीज़ में आता है। वो पार्टिसिपेट करता है इन डिस्कशन बट डू नॉट हैव वोटिंग पावर। वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है डिस्कशन में पर उसके पास वोटिंग पावर का राइट नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो गिवन है उन कंट्रीज़ को जो सपोर्ट करती हैं आर्किटिक कॉपरेशन एंड रिसर्च। 7 पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ द ओस्लो और इंडिया नॉर्डिक समिट। तो जो इंडिया का एग्रीमेंट है विद नॉर्डिक कंट्रीज़ वो क्लाइमेट कॉपरेशन के भी बियॉन्ड है, मतलब उसके अलावा भी और है। क्या क्या है वो? टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, सप्लाई चेन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन। 9 पॉइंट, आर्किटिक लगातार बन रहा है एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। कैसे? कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है ओवर शिपिंग रूट्स, एनर्जी रिसोर्सेज, रेयर मिनरल, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसको आर्किटिक रीजन को और इम्पॉर्टेंट बनाता है फॉर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। पॉइंट, नेटो एक्सपेंशन चेंज आर्किटिक डायनेमिक्स। तो जो नेटो का एक्सपेंशन हुआ है उसने आर्किटिक डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है। तो नेटो एक नॉन अलायंस ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या क्या इसमें चेंजमेंट आया है? जो एंट्री हुई है फिनलैंड की और स्वीडन की इनटू नेटो, जिसने चेंज कर दिया है आर्किटिक सिक्योरिटी इक्वेशन को। सेकंड, जो रशिया का रोल है इन आर्किटिक पॉलिटिक्स में वो लगातार एक मतलब बन चुका है मोर सेंसिटिव कब इन बिटवीन चेंजिंग अलायंस। लास्ट पॉइंट इज़ वाई नॉर्डिक कंट्रीज़ मैटर टू इंडिया। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ इंडिया के लिए क्यों मैटर करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? जो नॉर्वे है वो आर्किटिक रिसर्च एंड मैरीटाइम एक्सपर्टीज़ है। जो नॉर्वे मतलब है वो एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ रखता है इन आर्किटिक रिसर्च और मैरीटाइम एक्सपर्टीज़ में। जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड वो स्ट्रैटेजिक आर्किटिक रूट्स एंड मिनरल में हेल्प करता है। फिनलैंड एंड स्वीडन वो डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इंडिया को प्रोवाइड करता है। और जो आइलैंड है वो जियोथर्मल एनर्जी नॉलेज और यूज़फुल है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।